बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी तौर पे चीज़ें जिस अंदाज़ में चल रही हैं, एक तरफ लाहौर में PDM का अपोजिशन की 11 जमातों का जलसा होने जा रहा है। आज फिर से मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कन्वेंशन था उससे ख़िताब किया और लाहौर जलसे के हवाले से भी ऑब्वियसली बात की और ये भी बता दिया कि मंगल को यानी कि परसों 8 तारीख को PDM की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उनका कहना है कि बहुत बड़े और बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं और 13 को गालिबन वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें ख्याल यही किया जा रहा है कि इस्तीफ़ों की बात होगी, क्योंकि आज उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर इशारा भी दिया कि हमारे MNAs, MPAs और सेनेटर्स किसी के दबाव में ना आएँ और जब पार्टी लीडरशिप ऐसा फैसला करे तो फिर अपना वो सोचें, अपनी इज्जत का सोचें। क्या कहा था पहले ज़रा आपको उसका जिस्ट जो है वो सुना देते हैं। 8 तारीख को अब या आर या पार, सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। मुल्तान के जलसे में मरियम साहिबा ने तकरीर में मुख्तलिफ हवाले दिए और इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि बंदा ईमानदार है। आज उन्होंने नया जुमला निकाला और कहा कि क्योंकि बंदा ताबेदार है। बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की महंगाई के हवाले से या हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से हैं उस पर भी जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या डिसीजन लिया जा रहा है परसों की इस मीटिंग में PDM की, जिसके बाद सिर्फ 13 को उसकी अनाउंसमेंट होनी है और वो कहती हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम फतह का ऐलान करेंगे, 8 को ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, आर या पार हो जाएगा। तो वो आर या पार क्या है, आज इस पे हम अपने सियासी तज्जियाकारों से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो हम करेंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, जो कि उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से हुई और नैब को वो मुसलसल तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। पहले तो आपको बताएं कि नैब ने उनके हवाले से क्या कहा था। नैब ने उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि सलीम मांडवीवाला और एजाज़ हारून ने अब्दुल गनी मजीद के साथ मशकूक डील की। सलीम मांडवीवाला और एजाज़ हारून ने जाली अकाउंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए और ये रकम उन्होंने कहा कि एजाज़ हारून ने 8 करोड़ ली और 6 करोड़ सलीम मांडवीवाला ने वसूल किए। फिर नैब के ही बयान में ये कहा गया है कि सलीम मांडवीवाला ने जुर्म की रकम को छुपाने के लिए मांडवीवाला बिल्डर्स का अकाउंट इस्तेमाल किया। इदारे ने तहकीकात शुरू की तो जुर्म की रकम को कर्ज साबित करने की कोशिश की गई और सलीम मांडवीवाला ने कहा कि जुर्म की रकम से ये नैब कह रहा है कि जी उन्होंने जुर्म की रकम से मुलाजिम अब्दुल कादिर शवानी के नाम पर प्लॉट्स खरीदे, फिर वो प्लॉट्स बेचकर उसी रकम से दूसरे मुलाजिम के नाम शेयर्स खरीद लिए और सलीम मांडवीवाला ने मंगला व्यू के 30 लाख शेयर्स 3 करोड़ रुपए में खरीदे। मुलजिम ने अपने दस्तखतों से मुलाजिम के नाम पर ये शेयर्स खरीदे और लाखों शेयर्स का मालिक सलीम मांडवीवाला, उनका मुलाजिम तारिक जो है वो दरअसल बेनामीदार है। तो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे नैब की तरफ से लगाए गए सलीम मांडवीवाला साहब पे। अब वो ये कहते हैं कि मुकाबला है सेनेट का और नैब का और वो कहते हैं कि नैब को हर हाल में अब हम बेनकाब करके रहेंगे। आर्मी चीफ को भी उन्होंने कहा कि ख़त लिखा है, वज़ीर आज़म को भी उन्होंने ख़त लिखा है और ये कहा है कि जो नैब के लोग हैं, जो नैब के अपने अफसरान हैं, उनकी डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए और उनसे पूछगछ होनी चाहिए और इस एहतसाब करने वाले इदारे का अपना एहतसाब होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने वो भी सुना दीजिए। हमारे पास सिर्फ हमारी इज्जत है। नैब ने ये हम उसको हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह उसको अटैक करेंगे और नैब को हर हालत में एक्सपोज करेंगे। नैब स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और ये पहली दफा ये होगा कि नैब का हिसाब कोई लेगा। पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। तो ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब कहते हैं। अब इस पे क्या होने जा रहा है, पहले तो अपने तज्जियाकारों से इसी पे बात करते हैं। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जनरल एजाज जवान साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आप ही फरमा दीजिए, ये जो नैब और सेनेट का बकौल सलीम मांडवीवाला साहब अब मुकाबला होने जा रहा है और हर हाल में वो कहते हैं कि नैब को बेनकाब करके रहेंगे, ये क्या माजरा आपको समझ में आ रहा है? देखें, आप मेरे मुंह में वो लफ्ज़ मत डालें जो उन्होंने कहे। मैं बतौर एक तजिया निगार अपनी राय दे रहा हूँ। नहीं, मैंने तो उनको कोट करते हुए सवाल किया आपसे कि वो ये कह रहे हैं। वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता।
देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर जी। अदारे को बिल्कुल सही जवाबदेह है। होना है, और उसके जवाबदेही के लिए सेनेट है, पार्लियामेंट है, और हर अदारे के लिए उसके जो फोरम्स हैं उन पे जवाबदेही होनी चाहिए। ये कोई ऐसा अदारा नहीं होना चाहिए कि जिसको जवाबदेही हो ना, और वो दूसरों की हर किस्म की वो जवाबदेही करे। और ये जो मनी ट्रेल का मसला है, और मनी ट्रेल कहाँ से आई, कैसे आई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए तो पाकिस्तान में कम से कम मेरा ख्याल है कोई 1000-2000 अदालतें कायम की जानी चाहिए, और इन पर हर वो आदमी जिसके पास जो टैक्स नहीं अदा करता और जिसके पास NTN नंबर नहीं है, उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ठीक है। और वो उसके गैर मुल्की सफ़र हैं, हर उस आदमी का मनी ट्रेल लेना चाहिए। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें हज़ारा अपना जजेस चाहिए होंगे, हज़ारा अदालतें चाहिए होंगी। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को इस अमल से ज़िंदगी मिल सकती है, इसके गरीबों की गुर्बत का खात्मा हो सकता है, यहाँ पे गरीबों के लिए खुशहाली आ सकती है, यहाँ पे गरीबों के लिए नए स्कूल बन सकते हैं, अगर गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल बन सकते हैं। ये जो लूटी हुई दौलत है जो किसी सतह पे भी है, वो मेरी सतह पर है, वो सेक्रेटरी की सतह पे है, वो डिप्टी सेक्रेटरी की सतह पे है, वो किसी ताजिर की सतह पे है, किसी जनरल की सतह पे है, किसी जज की सतह पे है। हम सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का है ये मुनासिब नहीं है, इससे पूरा समाज मुतासर हो रहा है। तो उनका ये कहना कि वो बुलाएंगे, और अगर कोई बुरी बात नहीं है और नैब बिल्कुल सच्चे लोगों पे मुश्तमिल है, और अगर वो अपनी मनी ट्रेल दे सकते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। अगर मुझे कोई अपना बुलाए और मुझसे मेरी मनी ट्रेल मांगे कोई इदारा जिसको ये राइट हो कि मुझसे पूछ सकता है, तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल से सीख के रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम को भी ये बात समझ आ गई है कि हर आदमी को अपनी मनी ट्रेल साबित करनी होगी, और ये जरूरत है, और इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी से पाकिस्तान बचेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं है छुपाने को तो बुलाया जाता है तो जाना चाहिए। सही। मैं सईद काजी साहब, ये जो बात भी इफ्तिखार साहब भी कर रहे थे, अब सलीम मानवी वाला साहब को अगेन मैं कोट करते हुए कहूँगी, उन्होंने कहा कि जी नैब की तहवील में लोग मरे, नैब को एक्सपोज करने के लिए हमारा एक एक सेनेटर इस वक्त मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सलीम मानवी वाला का और नैब का नहीं है, ये नैब का और सेनेट का मुकाबला है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुकाबला है, इसमें वो जो डिमांड्स कर रहे हैं वो तो शायद बहुत लोग पहले भी करते रहे हैं कि जी नैब का भी एहतसाब या नैब के अफसरान का भी एहतसाब होना चाहिए, बट ऐसे वक्त में जवाबन जब उन पे खुद इल्ज़ामात लगे और उसके जवाब की बजाय ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, तो उससे आपको लगता है कि ये मशकूक हो जाएगा मजीद ये पूरा प्रोसेस? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखें ना, ये जो इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट के मुख्तलिफ धड़े आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये काम शुरू कैसे हुआ? बात ये थी कि जो हमारी सिविलियन एलीट है या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहते हैं कि यार हम भी अबव द लॉ हैं, हमें भी इम्प्यूनिटी चाहिए। मतलब लड़ाई कहां से शुरू होती है कि हमें कोई ना, अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में कहते हैं यार जज को कोई नहीं पूछता, जर्नैल को कोई नहीं पूछता, हमें क्यों पूछते हो? अरे भाई, आप असम्बली में बैठने वालों ने पूछना था। मैंने आइन आप आइन में आपके नीचे हैं सारे, आपने अपना आइनी फरीजा पूरा नहीं किया। और अब होता क्या है, मैं करप्शन करता हूं और फिर मैं कभी नेशनल असेंबली के पीछे छुप जाता हूं, कभी मैं अपने बड़े ओहदे के पीछे किसी और रियासती ओहदे के पीछे छुप जाता हूं, कहीं और मैं छुप जाता हूं। बात क्या है? ये मसला है। ये मिन हैसुल तबका जो है ये फारिग हैं। अब वो कहते हैं जी कि सेनेट की लड़ाई होगी नैब के साथ। अरे भाई, नैब तुमने कौमी असेंबली में बनी थी, किसी मोची की दुकान पे तो नहीं बनी, किसी किसान ने बोई तो नहीं थी अपनी फसल उसकी। आपने आइन भी आप नहीं बनाया, आपके तबके ने आइन बनाया, और जो अपना खुद आइन बनाया है, जो आपके तबके ने बनाया है, उसमें ही चल के दिखा दो यार। तुमने अपने जो कानून हम मान लेते हैं, हम आइन के तहत चलेंगे। मुझे पता है इफ्तिखार अहमद साहब के पास सारी अपनी टैक्स रिटर्न्स हैं, मैं भी हाजिर कर सकता हूं, जनरल साहब भी इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। मगर सवाल यह है कि ये क्यों नहीं चलते? ये खुद आइन बनाते हो, उसमें चल नहीं सकते। और जब तुम्हारी अंदर लड़ाई होती है तो कहते हो नहीं, मैं तो सेनेट को लेके उधर आ जाऊंगा, नैब कहती है मैं उधर कर। सो आई थिंक दिस वी शुड, हमें ये खत्म करना चाहिए। और जो सिस्टेमिक फेलियर है इसको दुरुस्त करने के लिए अगर असेंबली ने अपना काम ना किया तो फिर वो करेंगे जो करते होते हैं।
अच्छा जनरल साहब, अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए जहां पे ऑब्वियसली आप एक प्ली बारगेन के तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, नैब के इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, नैब के अफसरान का क्या खुद का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अगर ये कहा जाए कि उनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि अगर एक गरीब आदमी के साथ या एक जिसके पास असरो रसूख नहीं है उस शख्स के साथ अगर ये सलूक होता है, नैब ही करता है, चंद लाखों रुपए पे अगर उस पर कोई इस तरीके से गलत तरीक़ाकार इन्वेस्टिगेशन का होता है या उसको एक और मुकदमा एक बड़ा बना दिया जाता है उस पर, तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है या उसका ये हक नहीं है, उसके पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो इस तरीके से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब पर, उनके चेयरमैन पर, उनके डायरेक्टर्स पर सवालात उठा दे। लेकिन सलीम मांडवीवाला साहब क्योंकि ऑब्वियसली डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और हमारी जितनी भी अशराफिया है पॉलिटिकल एंड अदरवाइज, उनके पास क्योंकि ये प्रिविलेज हासिल है इसलिए वो कर सकते हैं। सादिया, बात देखें, अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जितनी भी अशराफिया है, जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में, वो नहीं चाहते कि उनका एहतसाब हो। जिस तबके की भलाई की बात इफ्तिखार कर रहे हैं या जिसकी बात अभी आप इशारतन कर रही हैं, वो बेचारा तो मछली है, वो तो हलाल है, उसमें तो तकबीर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पकड़ो और खा जाओ। इसलिए उनका एहतसाब तो हमेशा होता रहा है, आइंदा भी उन्हीं का होता रहेगा। लेकिन जब हाथ उन ताकतवर गिरीबानों की तरफ जाएगा तो फिर यही जवाब मिलेगा जो आज मिल रहा है। बात यह है, आप मांडवीवाला साहब से मैं आई विश वो इधर होते, मैं उनसे पूछता कि आपने आर्मी चीफ को किस कैपेसिटी में लेटर लिखा है। अगर आपने नैब के चेयरमैन को कटहरे में खड़ा करना है या उनका एहतसाब लेना है, तो वो फरमा रहे थे जी मैंने आर्मी चीफ को भी लेटर लिख दिया है। भाई आर्मी चीफ को आपने किस कैपेसिटी में लेटर लिखा है? बिल्कुल। आर्मी चीफ नैब की क्या तफ्तीश कर सकते हैं या उनसे क्या पूछ सकते हैं? एक तरफ आप कंफ्यूज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सारी कौम को ये तराना सुना रहे हो कि आर्मी की मदाखलत सियासत में खत्म की जाए, दूसरी तरफ फरमा रहे हो जी हमने आर्मी चीफ को लेटर लिख दिया है कि नैब काम ठीक नहीं कर रही। फैसल कुंडीवाला ने फरमा दिया कल कि हमने सिलेक्टर से मुज़ाकरात करने हैं, इस हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं करने हैं। और सिलेक्टर जो टर्म यूज होती है हम सबको पता है किसके लिए इस्तेमाल होती है, आर्मी और ISI को एक नाम दिया गया है। तो अगर बात यह है कि और फिर रोना रोया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से 2018 के इंतखाबात का। और भाई 2018 के इंतखाबात सिर्फ पंजाब में धांधी हुई है और मरकज में जो हुकूमत इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है 12 साल से, पीपल्स पार्टी की तरफ मेरा इशारा है, क्या सिंध में इंतखाबात फेयर हुए हैं और बाकी पंजाब में और मरकज में गलत हो गए? तो ये एक कंफ्यूज किस्म का स्टेटस है। और फिर कहा जा रहा है जी इस हुकूमत से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। वेल, कोई भी अदारा, कोई भी फर्द, वो मरियम बीबी ने भी कहा था ना कि बात हो सकती है। और ऑब्वियसली आप भी जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या जिनको सेलेक्टर्स कह के पुकारा जाता है उनसे हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि पहले इस हुकूमत को चलता कर दें। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये एक कंफ्यूजन है जिसकी वजह से इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा। ये वो खुद आधा प्लेटफॉर्म कह रहा है और उसके चेयरमैन तो बबांगे दहल कह रहे हैं कि हमने इमरान खान के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। उनके चचा साहब पैरोल पे आए और उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात ही वाहिद तरीका है। पहले खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पहले तो प्लेटफॉर्म तय कर लें, और मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। रादर वो एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे किसी किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसके अलावा बालाए पार्लियामेंट या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जिस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं या उन मुज़ाकरात की कोई लेजिटिमेसी हो सकती है। लिहाजा इनको ये अदारा बनाया भी इन्होंने जिस पे आज तनकीद कर रहे हैं। इसके 26 प्रोसिक्यूटर भी पीपल्स पार्टी ने चेंज किए थे। इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नून और पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। जावेद साहब का इंतखाब भी उन्होंने किया था। तो आज ये अदारा मुतनाज़े क्यों हो गए?
आज मुतनाज़ क्यों हो गया, जब बनाया भी खुद और तमाम चेयरमैन के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि जी खुद ही तैनात किए, तो फिर आज क्यों बुरे लग रहे हैं। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से आकर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सियासी तौर पे जो मज़ीद चीज़ें चल रही हैं, 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा है PDM का, उस पर भी बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे मरियम साहबा ने जो आज कहा और PDM का जो जलसा लाहौर में होने जा रहा है। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि 8 को ही डिसीजंस ले लिए जाएंगे, तमाम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं? क्या इस्तीफ़ों का फैसला आपको लगता है कि PDM कर जाएगी और तमाम जमातों का इत्तफाक हो जाएगा उस पर, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मैं इसके बारे में कुछ नहीं हतमी तौर पर कह सकता। ये एक प्रोपोजिशन हो सकती है, दूसरी प्रोपोजिशन हो सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इस ऑप्शन को भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या वो ये ऑप्शन अपना वफाक में इस्तेमाल करेंगे या पंजाब में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे? क्योंकि मुझे एहसास इसलिए हुआ कि आज चीफ मिनिस्टर पंजाब का मैंने बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो नाकाम हो जाएगा। यानी ये बात कल परसों रात तक तो किसी के इल्म में नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से इसका ऐलान करना महसूस होता है कि शायद को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। और जो वहाँ पे एक ताकत है जो बैलेंस ऑफ पावर को पंजाब में ख़राब कर सकती है, उसका जो रवैया है, अगर आप वो पिछले दिनों में नोट करें तो वो उससे एहसास होता है कि वो इनसे अपना मुतमिन नहीं है। मासवाए एक जो चीमा साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से एक खुले मैदान में, ग्राउंड में, उसके अलावा तो वहाँ पे कोई और तब्दीली मुझे नजर नहीं आती है। और ये फैसले करना उनका हक है। दूसरा सवाल आपका ये होगा कि जी लाहौर के जलसे के बारे में। लाहौर का जलसा एक बहुत मज़े का जलसा हो रहा है। एक ऐसा जलसा जिसमें लाउड स्पीकर की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी, जिसमें की इजाज़त नहीं होगी, जिसमें आप अपने आप को नहीं कर सकेंगे आवाम को। मसलन मैं एक टैक्सी किराए पर लेना चाहता हूँ और मैं मोहल्ले में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ लाहौर के हर गली में, हर मोहल्ले में एक जलसा फलानी जगह हो रहा है, तो इसकी मुझे इजाज़त नहीं होगी। जो आदमी मुझे लाउड स्पीकर फराहम करेगा उस पर पर्चा हो जाएगा। तो अगर स्टेज पे मुझे कुछ कुर्सियाँ चाहिए होंगी तो जो कुर्सियाँ मुझे प्रोवाइड करेगा वो भी अंदर चला जाएगा। एक तरफ तो ये रुकावट है, दूसरी तरफ ये अब चैलेंज है PDM के लिए कि क्या वो उस जगह को भर सकती है जिस जगह वो जलसा करना चाहती है। मैं समझता हूँ इन हालात 11 जमाते हैं, 11 हो जी, 12 हो या 20 हो या 25 हो, इन हालात में PDM जो है वो शायद उस जगह को ना भर सके, क्योंकि जब उनको लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है, जब उनको पब्लिसिटी करने की इजाज़त नहीं, जब उनको कुर्सियाँ रखने की इजाज़त नहीं है, तो फिर उनको इजाज़त किस चीज़ की है? ये एक बड़ा मज़े की फैसला किया और जिन लोगों ने फैसला किया है मैं इनको शाबाश देता हूँ। और उनकी ये पॉलिटिकल मूव बड़ी गहरी पॉलिटिकल मूव है। लेकिन उस तरीके से तो इजाजत फिर जलसे की भी नहीं है, बट वो जलसा कर लेंगे तो फिर ये बाकी चीजें भी हो सकता है हो ही जाएं, कुर्सियां भी लग जाएं और लाउड स्पीकर्स भी आ जाएं। देखिए कुर्सियां लग जाएं, लाउड स्पीकर लग जाएं, उसके बाद पर्चे हो जाएं, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। देखिए आप मुझे कहते हो कि इफ्तिखार तुम्हें कुछ चीज़ों के इख्तियारात हैं और उस पर आप मुझसे शराइत आयद कर देते हो, आप मुझे कंफ्यूज कर देते हो। लेकिन आपका ये फैसला बड़ा अच्छा है, मतलब आपने जिन लोगों ने ये फैसला किया है और जिन लोगों ने ये अच्छे दिमागों ने बैठ के ये कागज़ों पे पेंसिलों का इस्तेमाल करके सब नक्शा बनू के तय किया कि वहाँ पे इस हालात में कितने लोग वहाँ पे जा सकेंगे, जा भी सकेंगे नहीं। मुमकिन है कल ये भी 144 के तहत ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट पे भी पाबंदी लग जाए। अभी बहुत कुछ होगा, देखते हैं, 13 बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि PDM उस जलसागाह को, ठीक है, तो आपको लगता है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, मीनारे पाकिस्तान भरना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन हालात के अंदर। मैं ये जो सईद काजी साहब, चलें तादाद
ठीक है, तादाद पे तो बात हो गई। ये बताइएगा कि एक तरफ ये 11 जमातें जो अपोजिशन की पीडीएम में बैठी हुई हैं, ये मानती हैं, इस पर इन सबका इत्तफाक है कि इस हुकूमत को हमने घर भेजना है, वज़ीर आज़म को जो है वो इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन तरीक़ाकार पे आया इत्तफाक हुआ है या नहीं हुआ? और पीपल्स पार्टी का मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ, गो के पीपल्स पार्टी के जितने भी लोगों से आप बात करते हैं तो वो आपको यही बताते हैं कि भाई जो मंशूर हमारा तय हुआ है, जो हमने 26 नुकात पर इत्तफाक जाहिर कर दिया है, उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन बिलावल साहब का आपको ये जुमला भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम अपने इस्तीफे देंगे नवाज शरीफ साहब को, जब वो वापस आ जाएंगे मुल्क में, लंदन से उनकी वापसी हो जाएगी तो हम उनको देंगे। तो ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब लिया जाए कि पीपल्स पार्टी के फिर इस्तीफे भी नहीं आएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं थोड़ी देर पहले भी ये अर्ज कर रहा था कि ये जो पीडीएम की तहरीक है, ये किसी बड़े मकसद से खाली और तही तहरीक है। इसमें बुनियादी तौर पर हर किसी का अपना अपना मकसद है। मौलाना फजलुर रहमान के अपने दुख हैं, जरदारी साहब जो हैं वो खुश भी हैं क्योंकि उनको एक सबसे ल्यूक्रेटिव सूबा मिला हुआ है, लिहाजा वो एक कदम इधर रखते हैं डिवाइड के, एक कदम उन्होंने इधर रखा हुआ है, वो प्रैग्मेटिकली प्ले करेंगे। मसला आ जाता है शरीफ डायनेस्टी का कि वो समझते हैं कि जी जिस तरह कि जी हमारा हक के हुक्मरानी जो है वो बिल्कुल वो हमारा आदमी, तो इसलिए चूंकि बड़ा मकसद इसमें शामिल नहीं है तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें जान वान पड़ने वाली कोई बात नहीं है इसमें। क्योंकि मुझे बताए ना, एक कॉमन मैन जो है वो क्यों आएगा स्ट्रीट पे? अभी हमें खबरें मिल रही हैं और दोस्तों को भी मिल रही होंगी किस किस की ड्यूटियां लग रही हैं और जो है वो बिरयानी किधर से आनी है और बाकी क्या होना है। ये इस तरह के मैनेजमेंट के जलसे हैं। ये कोई मौ का लॉन्ग मार्च होने वाला है या जुल्फिकार अली भुट्टो की तहरीक चल रही है, ये 68 है 69 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवाल ये है कि जब बड़ा मकसद ना हो, कह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम ने फैसला दे दिया है, फतह का जश्न होगा, फतह अनाउंस करेंगे हम 13 को, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा परसों। देखो परसों भी आके चला जाएगा, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, हम देख लेंगे परसों क्या डिसाइड होता है। जब तक, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि जब तक हमारी बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है, ये इशराफिया है, भले डिवाइड किस साइड पे हो या उस साइड पे हो, हमारे साथ वही होगा जो जनरल साहब कह रहे हैं। बड़ा उन्होंने कहा कि हम तो मछली हैं भाई, हमें तो आपने ऊपर छुरी फेरने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इसी तरह। तो मेरे ख्याल में इससे क्या, मैं तो फिर मिसाल देता हूं, मुझे तो उम्मीद अच्छी लगती है जब मैं देखता हूं कि किसानों ने मोदी के दिल्ली को घेर रखा है और हर पोलिटिकल पार्टी को कहा है कि जहां से निकलो तुम सारे जो है नौसरबाज हो। उन्होंने अपनी पार्टियों के बारे में ये कहा है। हम जो पिछले दिनों उनकी तहरीक हड़ताल भी 26 करोड़ लोगों की हुई थी। तो मेरे ख्याल में दे शुड कम बैक टू द पीपल। मैसेज की कौन सियासत करेगा जो इफ्तिखार अहमद साहब किया करते थे? किधर गए वो दिन? अब ये सारे इशराफिया के हक की हुक्मरानी के लिए हम लड़ा करेंगे कि नहीं जी ए को हुकूमत दे दो, नहीं बी को दे दो, ये ब्लू ब्लड है, ये रॉयल ब्लड है, इनको हुकूमतें दे दो। इस पे तहरीकें चलेंगी यहां पे। अब ये इशू है हमारे यहां। आप गली गली में जलील हो रहे हैं। लाहौर सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ पोल्यूशन बना के रख दिया इन्होंने, जिन हुक्मरानों ने यहां पे सांस नहीं लेनी होती। जब मैं आ रहा था आपकी शो के लिए दफ्तर में, ये हालत कर दी इन्होंने। और जो अपनी छोटे छोटे जजीरे बना लिए जिसमें वो रहते हैं, वो गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस डीड, इसके खिलाफ कोई अगर होगा तो अवाम उठेंगे, वरना अवाम दुस्दीदा नजरों से देखते रहेंगे कि भाई ये सदूकची के किसी मजार की चंदे की सदूकची पे लड़ने वाले लोग लड़ते रहे, जो जीता हमारी तरफ से। कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है, ये जो तहरीक है, कुछ भी आवाम के लिए नहीं हो रहा। आवाम को जरूर ये बताया जाता है या क्लेम जरूर होते हैं, आवाम से वादे किए जाते हैं कि भाई आप ही की तहरीक है, आप ही के लिए फैसला होने जा रहा है, जिस तरह अभी 13 के जलसे के लिए भी कहा जा रहा है। बट जनरल साहब, आपका इस पे तज्जिया क्या है कि वो जो कह रहे हैं कि भाई अब हर हाल में आर या पार होगा, तो वो क्या ऐसा है डिसाइसिव जो होगा? 8 तारीख को डिसाइड करेंगे ये, और सिर्फ अनाउंसमेंट जो है वो 13 को इनकी होगी जलसे के अंदर। थैंक यू सादिया। देखें, ख्वाहिशात पे और ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, देखे जाते हैं, दिखाए भी जाते हैं और उन पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, अगर हम उनको सामने रखें तो मुझे कुछ होता नज़र इसलिए नहीं आता, जिस तरह अभी काजी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर और बड़ी पुख्ता और बहुत बड़ी गहरी जड़ें सियासी रखने वाली जमात है और 12 साल से एक सूबे पर इक़्तिदार में है। वो फजलुर रहमान के वो लीडरशिप उनके हवाले करके उनके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये मुझसे आप लिख लें।
न वो सूबाई हुकूमत छोड़ेंगे, न वो मरकजी सीटों से इस्तीफा देंगे। तो ये तो बात 8 तारीख को बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और आसिफ अली जरदारी साहब से एक दफा सवाल किया गया था एक इंटरव्यू में, पीडीएम ही आप कह रहे हैं टूट-फूट का शिकार हो जाएगा, पीपल्स पार्टी के इस्तीफे नहीं आएंगे। जी, मुझे पीपल्स पार्टी मुझे इस्तीफे देती हुई नजर नहीं आती। और फजलुर रहमान साहब पहले अपनी 14 या 16 सीटें जो है उनसे तो देख के अपना पर्सनल एग्जाम्पल तो सेट करें ना। दूसरी बात जो ज्यादा गौर तलब है, अगर फर्ज करें ऐसा हो ही जाता है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मेजॉरिटी जिनके पास है वो तो इस्तीफे दे नहीं रहे जी, जो इत्तेहादी और हुकूमत है। और जिस तरफ इफ्तिखार भाई ने इशारा किया है, वहां सबसे मौसर आवाज मुस्लिम लीग क्यू में चौधरी शुजात हुसैन की है। और चौधरी शुजात हुसैन जब अगले दिन प्राइम मिनिस्टर उनकी इयादत के लिए गए थे, तो वो बड़े वज़ादार सियासतदान हैं, उनका बेटा MNA है, उसके लिए उन्होंने कोई वजारत नहीं मांगी सालिक चौधरी के लिए। और उन्होंने बड़ी दो टोक बात की कि हमने आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है, 5 साल तक हम आपके साथ खड़े हैं। क्यू में इससे ज्यादा मौसर आवाज और कोई नहीं है। और चौधरी शुजात साहब अपनी जबान वाले पॉलिटिशियन हैं, बड़े दूर की नजर रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, वो इस तरह की हवाई बात करते नहीं हैं। तो मुझे न कोई कोalition में फसाद नजर आ रहा है, और अगर मेजॉरिटी इक्तदार में रहती है और माइनॉरिटी इस्तीफे देती है, तो मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरफ, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑप्शन बाकी छोड़ता है। क्या वो बाई इलेक्शन की हैं? वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद काजी साहब, ये बताइएगा कि ये बार बार कहा जाता है कि धांधली हुई 2018 के इंतखाबात में, और अब हम चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात आए हों, और शफाफ इंतखाबात के लिए किया क्या है ये भी ज़रा बता दें। अगर आज तमाम अपोजिशन की जमातें इस्तीफे भी दे देती हैं, ये हुकूमत घर भी चली जाती है और दोबारा से जनरल इलेक्शन भी हो जाते हैं, फिर PTI आ जाती है, तो फिर वही धांधली का राग हम सुनेंगे। तो शफाफियत के लिए इन इंतखाबात की हुआ क्या है? देखिए, रूल ऑफ थंब ये है कि जो इलेक्शन में हार जाऊंगा वो धांधली हुई है, ये रूल ऑफ थंब है। अब आपने पूछा कि इन्होंने किया क्या है अपने दौर में, मैं बताता हूं जो इनका तुर्रा इम्तियाज 2 कवानीन है। एक तो मैशियत से है, ब्लैक मनी को वाइट करने वाला। दूसरा क्या वारदात की सागदार ने, कि जो एक इलेक्ट्रल एक लॉ था कि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसका शिनाख्ती कार्ड जाएगा स्टेट बैंक में, बजरिया जो है आपका इलेक्शन कमीशन, वो देखेंगे कि इसके बच्चे ने, बीवी ने ये नाहिंदा तो नहीं है। खामोशी से उड़ा दिया उसने। ये उसने जिस वक्त वो कादियानी वाला उन्होंने शिक उड़ाई थी, और चूंकि सारी अटेंशन मीडिया की उधर चली गई थी, उसके नीचे नीचे इस पे जो पिलडेट वाले बिलाल महबूब साहब ने डॉन में आर्टिकल भी लिखा था। असल वारदात इन्होंने ये की थी। ये इनका प्रॉब्लम क्या है हमारी, इन्होंने हमें वेयर डिड दे फेल अस, कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ने की बजाय हमारी सिविलियन या हमारे डेमोक्रेटिक लीडर्स ने कि हमें राइट लेके दें, वो रियासत के दूसरे हिस्सों से मुकाबले पे आ गए हैं कि भाई तुसी भी कुछ नहीं पूछ सकता तो मैंने भी कोई नहीं पूछेगा। नाउ ये मैंने बताया ना कि इनके मकसद इतने छोटे हो गए कि इन्होंने जमहूरियत को खुद ही अंडरमाइन कर, उन्होंने तो करना ही था। जिसने मार्शल लॉ लगाया वो तो आइन तोड़ के आता है। भाई आप तो जमहूरियत के नुमाइंदे थे, मेरे नुमाइंदे थे, आपने क्या किया? तो ये इशू है। आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में 30 लाख में कोई इलेक्शन लड़ सकता है? क्या मिडिल क्लास का कोई आदमी, इवन मैं आप जो बड़े हम खुशनसीब लोग हैं, अल्लाह ताला हमें जो हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते? तो ये तो कौन से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी तबके का तो एक बंदा भी वहां नहीं पहुंचता। वो मुझे फजल हुसैन राई बेचारा कहने लगा, जो भुट्टो के दौर में चाहे कि खोखे पे था और वो जीत के आ गया भुट्टो की लहर से, तो कहता है जब मैं इनसे मिलता हूं तो मुझे कहते हैं तुम तो एक हादसा हो। तो मैंने कहा राई साहब, अब आपको ये कहें तो आप कह दीजिएगा अगर मैं हादसा हूं तो आप इस मुल्क के लिए एक सामया है। ये इशू है। इस तबके से कैसे जान छूटेगी? कब हम ये वी विल सीज टू बिकम अ फिश फॉर देम, एज जनरल साहब राइटली पॉइंटेड आउट। कैसे निकलेंगे हम? ये लड़ाई हो रही है, ये मेरे हकूक की लड़ाई हो रही है इमरान खान की और इनकी आपस में जो हो रही है। किधर है यार? मेरी तालीम किधर है? मेरे स्कूल किधर है? मेरे रोजगार कहां पे है? मेरे कोई एक इशू है। आप कहते हैं डेमोक्रेसी, मैं कहता हूं मैं अभी जाता हूं इलाज के लिए, वहां डेमोक्रेसी है।
वहां सरमाए की आमरीत बैठी होगी, कहेंगे 10 लाख रुपए है, नहीं तो फौत हो जाओ, यू हैव ओनली राइट टू डाई इफ यू कांट अफोर्ड दिस। ये है तालीम बच्चे को देने जाता हूं, वहां डेमोक्रेसी है, वहां पे एक सरमाए की जो है वो डिक्टेटरशिप खड़ी होती है। कब हमारे लिए बातें करेंगे? जाली बातें, वोट को इज्जत दो, वोट को रोटी तो दे लो पहले। सईद काजी साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आई टोटली अग्री विद यू, बट ये वो चीजें हैं जो अगर आज कोई सिंसियरली करना भी शुरू करे तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि ये तमाम सिस्टम आप सही करने की, दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जिसने ये निज़ाम को सही करने की बात की भी है, उसने भी नहीं किया। जब उसको मौका मिला, इक़्तिदार मिला, तो किसी ने भी ये चीज़ की नहीं। सो अभी तो हम इस वक्त की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो अब एक केओस मच रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, कोरोना है, उसकी वजह से इकोनॉमी नीचे गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, हम भी इस पे अक्सर प्रोग्राम्स में बात करते हैं। तो फिर अब अगर आप पॉलिटिकली भी ये चीज़ें करते हैं, केओस एक आता है, तो फिर इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना, मिडिल वे, मिडिल ग्राउंड कोई तो किसी को ढूंढना है। उस पर ना हुकूमत तैयार है, ना अपोजिशन तैयार है, हर कोई बस अपनी अपनी ईगो के साथ इस वक्त जीतने की और फतह की तैयारी में मगन है। नहीं, ये चूंकि देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं, मोदी क्यों करता है मजहब वहां पे? क्योंकि लोगों को रोटी तो दे नहीं सकता। ये सारे नॉन इश्यूज हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। इसके पीछे इन्होंने अब क्या, इनकी आपस में जो है लड़ाई है, आधे इधर बैठे हुए हैं, आधे उधर बैठे हुए हैं, जो सारे के सारे मुझे बताएं, सवेरे बैठ के जिसकी अपनी शुगर मिल है वो उठ के कह रहा होता है अरे अरे शुगर की कीमत बढ़ गई, ही हिमसेल्फ इज द बेनिफिशियरी। लुक एट देयर हिपोक्रेसी। बात यह है कि ये जितने इश्यूज क्रिएट करते हैं ना, इसमें हमारा भी हिस्सा है कि जब ये ताकि ये कोई ना पूछ सके। ये बहुत बड़ा इशू है कि उन्होंने कह दिया कि जी सेनेट आज हमला कर देगी, नैब पर बड़ा हमला हो गया है, आए किसी एक अस्पताल में एक दिन बैठ के प्रोग्राम करते हैं, देखें किस एक लम्हे में कौन कौन सी क़यामत टूट जाती है। तो ये इनकी ये वारदात है, हमें कुछ भी नहीं है। अभी आज की मिसाल ले लें, ये खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली, 8 मरीज दम तोड़ गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थी वहां पे। दैट्स नो न्यूज। इस मुल्क में ये न्यूज ही नहीं है। इसमें न्यूज ये है कि खान साहब ने क्या कह दिया, मरियम साहिबा ने क्या कह दिया, फजलुर रहमान साहब ने क्या बोल दिया। और वो भी मैं दोबारा दोहरा दूं, हीरोज विदाउट राइट डीड्स, कोई तो साधम नहीं, कोई बड़े लोग, ये कोई तो ये कहानी जिस वक्त तक सियासत वापस सही है। अच्छा जनरल साहब, इसी पे जरा मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि एक मुल्क जो ऑब्वियसली जिसकी आवाम ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, मजीद मौशी तौर पे चीज़ें इस मुल्क के लिए अबतर होने से पहले क्या हम इसको बचा सकते हैं? ये जो केओस एक मचेगा, अब जनवरी में अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाती, गो कि आप लोगों का चलें इस पर इत्तेफाक होगा कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, इस्तीफे नहीं आते या हुकूमत घर नहीं जाती, कुछ भी नहीं होना, लेकिन अदरवाइज तो आपने आवाम को या मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के पीछे लगा दिया ना, तो कहीं ना कहीं कोई बैठ के क्यों बात नहीं करते? या अगर हुकूमत को इनिशिएट करना पड़ता है इसमें, तो इसमें कबाहत क्या है, क्यों नहीं? देखिए सादिया, बात यह है कि ये जितने 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक हुकूमत और एक पीडीएम का, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इतना कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो वो ये नारा बेच रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई और ये हुकूमत जायज नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे वो पार्टी भी खड़ी है जो 12 साल से एक सूबे पे हुकूमत कर रही है। उस सूबे में इलेक्शन फेयर था और जायज था और बाकी 3 सूबों में नाजायज था। ये बिकने वाला नैरेटिव है नहीं। फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि सियासत से आर्मी और इनका असर रसूख खत्म होना चाहिए, सिलेक्टेड और सिलेक्टर की राम कहानी सुनाई जा रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सेनेटर, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, वो कह रहे हैं मैंने आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया है। और दूसरी तरफ ये भी सियासतदान कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात तो आर्मी से करने पड़ेंगे। खुद मरियम कहती है पहले उनको घर भेजें फिर बात हो सकती है। एक तरफ आर्मी को कह रहे हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैयर्स करने को कि इस हुकूमत को घर भेजें। तो इतने कंफ्यूज बयानिए का कोई हतमी नतीजा तो निकलना चाहिए, और वो ये है कि कैओस के अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर पहली बात है ये इस्तीफे आने वाले नहीं है, ये लिख लें। और अगर कैओस होता है, मुल्क में बदअमनी फैलती है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इमरजेंसी के नफाज के इख्तियारात हैं। फिर मुझे इमरजेंसी नाफिज होती नजर आती है। अच्छा। और उस गाड़ी को ठीक करना है जिस पे जमहूरियत चलती है, और वो गाड़ी है इलेक्शन की, शफाफ इंतखाबात की,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिफॉर्म्स की, अगर रूह रवां जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो ही ठीक नहीं होगा, अभी लास्ट वीक इंतखाबात हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और ये बड़ी दोनों पार्टियों के लीडर, सो कॉल्ड लीडर वहां थे, मैंने पेशावर सियासतदान कहता हूं, ये लीडर नहीं है, ये वहां मौजूद थे। मरियम भी तकरीर कर रही थी और बिलावल साहब भी वहां पहुंचे हुए थे, पूरा जोर लगाया, और फिर नतीजा क्या निकला जी, इंतखाबात मैंडेट चोरी हो गया, धांधली हो गई है, क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला वहां से। तो जब इंतखाबात के रिजल्ट को न मानना ही रवायत है इस मुल्क की, तो फिर उस सिस्टम को क्यों ना ठीक किया जाए जिसने इंतखाबात कराने हैं। काजी साहब ने बड़ी पते की बात की है कि इलेक्शन कमीशन कहता है 30 लाख से ज्यादा जो इख्तियार है इमरजेंसी के निफाज का, उस तरफ मामला जा सकता है अगर ये केओस नहीं थमता तो पॉलिटिकली, अगर चीजें जा सकता है, नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, फिर रिफॉर्म्स हो सकते हैं और रिफॉर्म्स के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। आइन में इसकी कहां पे जगह मौजूद है, ये कोई आईनी रूल आउट नहीं किया जा सकता इस ऑप्शन को। आपको इफ्तिखार साहब क्या लगता है, अगर पॉलिटिकल केओस होता है तो उससे निकलने का रास्ता क्या होगा? व्हाट्स द वे आउट? सादिया, जनरल साहब ने तो पूरा रोड मैप दे दिया है। जनरल साहब के अगर रोड मैप पे जाएं जी, तो ये तो बड़ा मतलब दिस इज द बिग न्यूज ऑफ द डे। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो तो जनरल साहब ने हमें दे दी है कि जनरल साहब कैसे सोच रहे हैं। जनरल साहब के सामने चीजें जो बसात पे पड़ी हैं, जनरल साहब के ख्याल में मोरे कौन से किधर को मूव किए जा सकते हैं, उसमें आपका सवाल गायब ही हो गया। आपका ये सवाल था कि एक साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे कराए जाएं, और उसको एक हिस्सा जनरल साहब ने मोरों को चलाते वक्त कहा कि हाँ, जब ये सब हो जाएगा, जब इमरजेंसी का नफाज हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल फिर रिफॉर्म्स लाएंगे, फिर जो बीच में वक्त होगा इलेक्शन के इंतखाबात तक का, उसमें ही बात होगी। देखिए, बात याद एक बात समझने की है, इस वक्त हमारा जो इंतज़ाम है और हम इसको मशीन्स पे भी अब जाना चाह रहे हैं, ये तो दुनिया के अंदर बहुत कम है कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट कहीं पे आए। काफ़ी जगह पे धांधली होती है। ट्रंप भी कहता है आखिर दम तक कि जो बैलेट खुलेंगे, पोस्टल बैलेट, उसमें मेरे साथ ज्यादती होगी या हो रही है, और यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है गिलगित के इंतखाबात। ये तो होता रहेगा। मैं एक बहुत अजीब बात करने लगा हूँ। मैं ये कहने लगा हूँ कि आइंदा इंतखाबात में अगर पीटीआई हार भी गई तो पीटीआई पाकिस्तान के निज़ाम को नहीं चलने देगी। पीटीआई में इतनी कुव्वत है, अच्छा, और पीटीआई की इतनी तरबियत हो चुकी है कि वो इस ढांचे को अब नहीं चलने देगी। अब इन हालात में जब मौजूदा लोग लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जनरल साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के सूरत हाल में सदर पाकिस्तान इन अख्तियारात का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। आप कहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई हार गई तो उसने इंतखाबी नताइज नहीं माने, तो क्राइसिस डीप हो रहा है। ठीक है, क्राइसिस से बचने पीटीआई जीत गई तो ऑब्वियसली फिर पीडीएम वाले नहीं मानेंगे, पीटीआई हार गई तो आप कहते हैं कि पीटीआई जो है वो इस इंतजामी ढांचे को, इस सिस्टम को जो है वो चलने ही नहीं देगी। सर, वन लाइनर, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। वन लाइनर सादिया, जी फरमाइए। 2.5 साल बहुत होते हैं जी। पार्लियामेंट बैठ जाए और एक एक शिट के ऊपर बहस करे, डिबेट करे कि इलेक्शन कब, कैसे, क्यों हो, ठीक है, जिसको कबूल हो, और साइन करें सारे। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया। टू वाइंड अप फिर इफ्तिखार अहमद साहब, जनरल एजाज अवान साहब और सईद काजी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।